जय हिंद दोस्तों। तो स्टार्ट कर रहे थे हम लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग हमने देखा था, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में मैंने चर्चा करा था, तो उसमें मैंने सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स ये लैप बाइंडिंग पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, उसको मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दूं थोड़ी सी। यदि हम लैप बाइंडिंग की बात करें, लैप बाइंडिंग में उसमें समांतर पथ की जो संख्या मैंने बताया था, लैप बाइंडिंग में जो समांतर पथ की संख्या है वो पोल की संख्या के क्या बराबर होती है, और जो वेव बाइंडिंग है उसमें समांतर पथ की संख्या क्या होती है, 2 होती है। समांतर पथ की संख्या 2 होती है। तो यहाँ लेते हैं लैप बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग बोले तो पास बाइंडिंग, हिंदी में बोले थे पास बाइंडिंग, और एक वेव बाइंडिंग। इधर साइड हम लेते हैं वेव बाइंडिंग, कहें तो तरंग बाइंडिंग। वेव मतलब तरंग बाइंडिंग। तो इसमें जो हमने बताया था कि कोई हमारा यहाँ पास कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर है, इस प्रकार से कुछ कम्यूटेटर हो गया। यदि इसमें हम कोई आर्मेचर का एक सेट रखते हैं, आर्मेचर का कोई एक सेट रखते हैं, और इसमें हमको देखने को जो मिल रही कॉइल, तो ओनली फॉर एक ही लेयर है। कितना है? एक ही लेयर है। यदि इसी में हम लेयर इसके बढ़ाते जाते हैं, कहें तो आर्मेचर के जो इसमें सेट हैं उन सेट की संख्या को क्या करते हैं, हम बढ़ाते जाते हैं। तो आर्मेचर सेट की संख्या को बढ़ाएंगे तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा कि इसकी जो लेयर है तो बढ़ती जा रही। तो इसमें अभी लेयर एक ही थी, एक ही लेयर थी, तो उसको हम सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग बोले थे। अब जब एक लेयर से अधिक लेयर को हम बढ़ाते हैं तो उसको हम मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में रख देते हैं। लैप बाइंडिंग की बात कर रहे हैं। तो मल्टीप्लेक्स जो बाइंडिंग होती है, तो उसमें मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में यदि हम लेयर 1 बढ़ाएं तो उसको हम मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में यदि हम लेयर 1 बढ़ाएं तो उसको सिंप्लेक्स बोलें। यदि 2 बढ़ाएं तो उसको हम डुप्लेक्स बोलें, 3 बढ़ाएं तो ट्रिप्लेक्स बोलें, 4 बढ़ाएं तो क्वाड्रुप्लेक्स बोलें। इसी प्रकार से हम बढ़ाते जाते हैं। तो मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में हम क्या करते हैं, समांतर पथ की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। अब जब हम लैप बाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें समांतर पथ की संख्या जब बढ़ेगी तो उत्पन्न जो ईएमएफ होगी वो कम हो जाएगी। लैप बाइंडिंग में जब हम समांतर पथ की संख्या को बढ़ाएंगे तो उत्पन्न होने वाली ईएमएफ का मान कम हो जाएगा। तो फिर हमारा ईएमएफ उत्पन्न का मान कम हो जाएगा। तो फिर हमारा इसमें बढ़ेगा क्या, तो इसमें हम धारा को बढ़ा सकते हैं। इसमें धारा हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यदि हम अधिक धारा हमको चाहिए, अधिक धारा चाहिए और लो वोल्टेज चाहिए, तो फिर हमको ज़रूरत पड़ती है कि हम वहाँ पास लैप बाइंडिंग करें। क्योंकि धारा जब अधिक हमको लेना है तो समांतर पथ की संख्या इसमें अधिक है, तो हमको धारा अधिक मिलेगी, और वोल्टेज जो है, ईएमएफ जो है, तो अपेक्षाकृत कम मिलेगी। तो कहें कि लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए हम लैप बाइंडिंग का यूज करते हैं। वेव बाइंडिंग में क्या होता है, इसमें समांतर पथ की संख्या जो होती है तो 2 होती है। समांतर पथ की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और इसमें जब समांतर पथ की संख्या 2 होगी, इसमें तो मैंने बढ़ा के बहुत ज़्यादा कर लिया, तो इसमें समांतर पथ की संख्या बढ़ गई, लेकिन इसमें समांतर पथ की संख्या जो कहते हो 2 ही है। तो फिर इसमें जो हमारी धारा होगी, तो धारा वो हमारी क्या होगी, इसमें लो होगी, मतलब कम होगी, और इसमें ईएमएफ जो होगा, वोल्टेज जो होगा, वो क्या होगा, इसमें अधिक होगा। तो इस प्रकार से मैं पिछली वीडियो में बताया था। अब इसमें हम बात करते हैं इन दोनों का डिफरेंट, इन दोनों का अंतर थोड़ा देख लेते हैं कि इन दोनों का अंतर इसमें क्या होते हैं।
जो अंतर होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं कि समांतर पथ की संख्या लैप बाइंडिंग में कितनी होती है या फिर वेब बाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या कितनी होती है। तो इसके डिफरेंस के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करें लैप बाइंडिंग में, तो लैप बाइंडिंग में जो समांतर पथ की संख्या होगी, तो लैप बाइंडिंग में जो समांतर पथ की संख्या होती है वो पोल की संख्या के बराबर होती है। लैप बाइंडिंग में जो समांतर पथ की संख्या होती है, समांतर पाथ की संख्या होती है, पैरेलल पाथ की जो संख्या होती है वो पोल की संख्या के बराबर होती है। जो हमारी वेब बाइंडिंग है, तो वेब बाइंडिंग में जो हमारी पैरेलल पाथ की संख्या होगी, समांतर पथ की संख्या होगी, तो वो कितनी होगी? 2 होगी। समांतर पथ की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कई लोग सोचते होंगे कि समांतर पथ पैरेलल पाथ है क्या? तो पैरेलल पाथ इस प्रकार से हम कोई बाइंडिंग बनाएं, कोई हम यहाँ पास बाइंडिंग बनाएं, इस प्रकार से कुंडली ले लिए। अब इसमें समांतर पथ हम देख रहे हैं कितने हैं, इसको हम इस प्रकार से समांतर जोड़ दें, समांतर में जोड़ दिया। यहाँ से कोई धारा जा रही है या फिर हम धारा को ले लेते हैं, धारा उधर से आ रही है, क्योंकि इस बाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो रही और उत्पन्न हमारी जो ईएमएफ है तो वो आ रही हमारी इधर बाहर की ओर आ रही, बाहर की ओर आ रही। तो हमारी ईएमएफ यहाँ पास से निकली, यहाँ पास से निकली, यहाँ पास से निकली, यहाँ पास से निकली, तो ये पूरी इसकी ईएमएफ यहाँ पास आ गई, इसकी भी ईएमएफ यहाँ पास आ गई, इसकी भी ईएमएफ यहाँ पास आ गई, इसकी भी ईएमएफ यहाँ पास आ गई। तो इसमें उत्पन्न ईएमएफ के लिए जो समांतर पाथ हैं, ये समांतर में लगे पूरे समांतर पाथ हैं, तो इसकी संख्या इसमें क्या है? अधिक है। तो ये समांतर पाथ की संख्या अधिक है, तो ये वाला जो चित्र है तो मैंने इधर बना दिया, इसका चित्र है। तो इसमें समांतर पाथ की संख्या जो अधिक है, तो समांतर पाथ का मतलब समझ में आ गया। ये जो समांतर पाथ है ना, तो ये पैरेलल पाथ, मतलब इसमें धारा को आने के लिए इसकी जो रास्ते हैं तो कितने हैं? 3 से 4 हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इसमें समांतर पथ की संख्या कितनी है? ज़्यादा है। लेकिन इसमें कितना होता है? वेब में 2 होती है, लेकिन लैप में कितनी होती है? 2 से अधिक भी हो सकती है। जितना हम पोल की संख्या रखेंगे उतनी ही हमारी समांतर पथ की संख्या होगी। तो ये होता है समांतर पाथ। तो इसमें लिखें कि आर्मेचर के लिए समांतर पाथ जो होता है, आर्मेचर के लिए समांतर पथ की संख्या कितनी होती है? पोल की संख्या के बराबर होती है, मतलब हम यहाँ पास P लिख देते हैं। कितनी होती है? पोल की संख्या के बराबर होती है, मतलब P होती है। और इसमें कितनी होगी? आर्मेचर के लिए समांतर पथ की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। समांतर पथ को हम A से दर्शाते हैं, समांतर पथ को हम A से दर्शाते हैं, तो कैपिटल A, ये हो गया समांतर पथ। यहाँ पास भी हम इसको हम A से दर्शा देते हैं, तो A बराबर कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। तो आपको यह याद रखना क्या है? आसान है। आपको यह याद रखना आसान है। कैसे? इसमें जो हमारा लैप लिखते हैं जब, तो हमारा यहाँ पास क्या आता है? A आता है। A आ गया, तो यह हो गया A, और यहाँ पास क्या आ गया? P आ गया, P आ गया, तो ये हो गया P। तो लैप में हमारा A और P दोनों देखने को मिलता है, जबकि वेब में हमारा P कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो लैप में हमारा A बराबर P होता है, मतलब लैप लिखेंगे तो A बराबर P। तो इसमें आर्मेचर समांतर पथ की संख्या कितनी है? A है, तो उसकी पोल की संख्या भी कितनी है? P है, मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो इसको याद रखना आसान है। और इसमें क्या है? 2 है, वेब में 2 है। वेब में 2 है, मतलब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा बना, इसका जोड़ा बनाते हैं, 2 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, मतलब इसकी संख्या कितनी है? 2 है। तो इस प्रकार से एक याद रख सकते हैं, ट्रिक हो सकता है याद करने का। तो इसमें आर्मेचर के लिए समांतर पथ की संख्या A बराबर P होती है, इसमें आर्मेचर के लिए समांतर पथ की संख्या कितनी होती है? 2 होती है।
अब इसमें कॉइल की संख्या जो होगी तो पोल की संख्या के बराबर होती है। जो इसमें कॉइल की संख्या होगी, कॉइल की संख्या होती है, कॉइल की संख्या होती है वो क्या होती है, पोल की संख्या के बराबर होती है। इसमें कॉइल की संख्या जो होगी, कॉइल की संख्या वो कितनी होगी, कॉइल की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कॉइल की संख्या 2 होगी। अब इसमें जब पोल की संख्या कितना है, इसमें जो पोल की संख्या है तो आर्मेचर कॉइल की संख्या के बराबर है। तो जितनी कॉइल होगी, यदि हम कार्बन ब्रश लगाना चाहें, कार्बन ब्रश को लगाना चाहें तो कार्बन ब्रश हम इसमें कितना लगाएंगे, तो जितनी हमारी पोल की संख्या है उतने ही हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन ब्रश को लगाएंगे। जितनी पोल की संख्या है उतना ही कार्बन ब्रश इसमें हमको लगाना पड़ेगा। और इसमें फिर कार्बन ब्रश हम कितना लगाएंगे, तो कार्बन ब्रश कितना लगाएंगे, इसमें कार्बन ब्रश 2 लगाएंगे। इसमें कार्बन ब्रश की संख्या होगी 2 होगी। तो यहाँ पास लिखते हैं, इसमें कार्बन ब्रश की जो संख्या होगी, कार्बन ब्रश की जो संख्या होगी, कार्बन ब्रश की संख्या कितनी होगी, तो कार्बन ब्रश की संख्या होगी पोल की संख्या के बराबर होगी। पोल की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पास लिखेंगे कार्बन ब्रश की संख्या बराबर, यहाँ पास लिख देंगे पोल की संख्या, पोल की संख्या। तो फिर यहाँ कार्बन ब्रश की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ कार्बन ब्रश की जो संख्या होगी, कार्बन ब्रश की संख्या, कार्बन ब्रश की संख्या जो यहाँ होगी तो कितनी होगी, 2 होगी। ओनली फॉर 2 होगी। इसमें ज़्यादातर आपको 2 ही देखने को मिलेगा, 2 का जोड़ा बन रहा है इसके नाम में, मतलब इसमें 2 ही देखने को मिलेगा। और फिर इसमें और बात करें, समांतर पथ की संख्या हो गई, कार्बन ब्रश की संख्या हो गई। अब हम इसको बताएं कि जो लैप बाइंडिंग होती है और वेव बाइंडिंग होती है, तो इसमें समांतर पथ की संख्या अधिक है तो फिर हमको अधिक क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा कि करंट मिलेगा। तो समांतर पथ की संख्या अधिक है तो इसमें हमको अधिक करंट मिलेगी। क्या मिलेगी, हाई करंट के लिए, हाई करंट के लिए, हाई करंट, हाई करंट लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज के लिए इसका यूज करते हैं, लैप बाइंडिंग का, लैप बाइंडिंग का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, लैप बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। तो फिर इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे, जहाँ हमको करंट क्या हो, लो हो, लेकिन हमको करंट क्या हो, लो हो, लेकिन हमको अधिक क्या मिलेगी, फिर तो वोल्टेज हमको क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। वोल्टेज हमको क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी। लो करंट के लिए उपयोग करते हैं, तो यह किसके लिए यूज करेंगे, हाई वोल्टेज लो करंट के लिए इसका हम उपयोग करेंगे वेव बाइंडिंग का। और इसका यूज करेंगे हम हाई करंट लो वोल्टेज के लिए हम लैप बाइंडिंग का यूज करते हैं। अब इसमें हमको जब करंट हाई मिल रही है तो हमको पता होना चाहिए कि इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे, इसका हम यूज कहाँ करेंगे। तो हमको जब ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है तो कौन सी मशीन में पड़ती है, तो जो हमारी वेल्डिंग मशीन होती है उसमें हमको ज़्यादा करंट की आवश्यकता पड़ती है और वोल्टेज क्या होता है उसमें निम्न होता है। क्योंकि जब वेल्डिंग करने वाले जिस लोहा को वेल्डिंग करते हैं उसी को टच भी करते हैं तो उनको शॉक नहीं लगता है, मतलब उसका वोल्टेज क्या होता है, लो होता है। तो वोल्टेज वहाँ पास लो होगा और उसमें करंट ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगी तो आई स्क्वायर लॉस, जिसकी वजह से उसमें लॉस इतना होगा कि एकदम लाल हो जाता है, लाल तक गर्म है ना। तो उसमें हम लैप बाइंडिंग करते हैं, लैप बाइंडिंग करते हैं और मल्टीप्लेक्स तथा लैप बाइंडिंग करेंगे। उसमें कौन सी बाइंडिंग करेंगे, मल्टीप्लेक्स मतलब समांतर पथ की संख्या बढ़ाएंगे और वो लैप बाइंडिंग होगी जब समांतर पथ की संख्या बढ़ाएंगे। तो बिल्डिंग के लिए, जो बिल्डिंग के लिए हमने यूज किया तो वो किसका किया,
डीसी जनरेटर में जो बिल्डिंग के लिए यूज़ किया वो लैप बाइंडिंग यूज़ किया। तो बिल्डिंग जनरेटर यहाँ पास लिखेंगे बिल्डिंग जनरेटर। बिल्डिंग जनरेटर में मल्टीप्लेक्स तथा लैप बाइंडिंग का यूज करते हैं। मल्टीप्लेक्स तथा लैप बाइंडिंग का यूज करते हैं किसमें? हम बिल्डिंग जनरेटर में मल्टीप्लेक्स तथा लैप बाइंडिंग का यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट कर सकते हैं। तो यह लैप और वेव में डिफरेंस होता है। जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है उसको मैंने यहाँ पास लिख दिया। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो डीसी जनरेटर में जो बाइंडिंग होती है, डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर की बाइंडिंग होती है वह एक क्लोज लूप होता है, वह एक बंद परिपथ होता है। डीसी जनरेटर में जो बाइंडिंग होती है वह एक बंद परिपथ होना चाहिए, तभी वो क्या होगी, काम करेगी, अन्यथा वो काम नहीं करेगी। तो एक परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए। तो इसको आप नोट में करके लिख लेंगे, आर्मेचर, इसको आप नोट में लिखेंगे, आर्मेचर बाइंडिंग में, आर्मेचर बाइंडिंग में बंद परिपथ कहते हैं क्लोज सर्किट होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए। आर्मेचर बाइंडिंग में एक बंद परिपथ या क्लोज सर्किट होना चाहिए। आर्मेचर बाइंडिंग में बंद परिपथ होना चाहिए। आर्मेचर बाइंडिंग में एक बंद परिपथ होना चाहिए। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब एक नया शब्द, नया टर्म लाते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, डमी कॉइल। डमी कॉइल क्या होता है? डमी कॉइल, इसको हम इरेज करें। ओके, तो डमी कॉइल क्या होता है? डमी कॉइल को बोले हिंदी में तो डमी मतलब जैसे हमारे आर्मेचर में कॉइल हमने बहुत सारे क्या कर दिए, लगा दिए, चाहे वो लैप हो या वेव बाइंडिंग, जो भी हम बाइंडिंग करें, तो कॉइल की संख्या मैंने क्या किया, उसमें लगा दिया। अब बहुत सारे उसमें क्या है, स्लॉट हैं। अब कुछ स्लॉट हम यदि वेव बाइंडिंग कर रहे हैं, क्या, यदि हम वेव बाइंडिंग कर रहे हैं तो उसमें वेव बाइंडिंग के लिए ही हम यहाँ पास पर्सनल बात कर रहे हैं। यदि हम वेव बाइंडिंग कर रहे हैं और उसमें कुछ हमारे खाँचे क्या हैं, रह गए हैं, कुछ खाँचे रह गए हैं, तो उस खाँचों में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ न कुछ वहाँ पास हमको कॉइल को रखना पड़ेगा। कॉइल को नहीं रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यांत्रिक रूप से डिसबैलेंस हो जाएगा, यांत्रिक रूप से डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उस डिसबैलेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। उस डिसबैलेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो उस डिसबैलेंस को सुधारने के लिए हम कुछ कॉइल को उसमें एक्स्ट्रा में लगाएंगे। तो जो कॉइल को हम एक्स्ट्रा में यांत्रिक रूप से संतुलन बनाने के लिए लगा रहे हैं तो वही होगी, क्योंकि उसी कॉइल के जैसा है, उसी के क्या है, प्रतिरूप है। जो हमने यहाँ पास हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। आर्मेचर में हमने यहाँ पास बहुत सारे स्लॉट हैं, स्लॉट में हमने क्या किया, ये स्लॉट है जो इस प्रकार से हम बना रहे हैं, तो आप स्लॉट समझिए। अब इसमें हमने क्या किया, कॉइल लगा दिया, कॉइल लगा दिया, यहाँ से हमने कॉइल लगाना चालू किया, यहाँ पूरे में कॉइल हमने लगा दिया, यहाँ पास लगा दिया, यहाँ तक हमने लगा दिया, यहाँ तक लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक हमने लगा दिया। अब दो स्लॉट हमारे रह गए हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, लैप नहीं, यह वेव बाइंडिंग को फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा, वेव बाइंडिंग को फॉलो करेगा। तो वेव बाइंडिंग में दो स्लॉट रह गए, तो फिर इसको हमको यांत्रिक रूप से अनबैलेंस हो जाएगा, तो इसको हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम इसी कॉइल के जैसे
उसी व्यास के, उसी मोटाई के, उतने ही टर्म के क्या करते हैं हम यहाँ पास लगाते हैं। इसको इस प्रकार से लगा दिए और इसको हम विद्युत रूप से कोई कनेक्शन नहीं करते हैं कहीं भी, लगा के हमने टिपिंग करके ओनली छोड़ दिया है यहाँ पर। तो इसको हमने इसी का एक रूप हमने लगा दिया, तो इसी को बोलेंगे हम प्रतिरूप। और क्या लगाया हमने, कॉइल लगाया, कुंडली लगाया, तो प्रतिरूप कुंडली बोलेंगे। तो डमी कॉइल वह कॉइल होती है जिसको हम यांत्रिक रूप से उसको बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम आर्मेचर के स्लॉट में लगाते हैं, तो वह डमी कॉइल होती है। ओके, यह डमी कॉइल होती है। तो यह एक अपने आप में नया वर्ड है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपको लेप बाइंडिंग में ही वेब बाइंडिंग में इसको यूज करना है, लेप बाइंडिंग में इसका यूज नहीं करेंगे। तो ये डमी कॉइल हो गई। अब इसके बाद हम जो देखते हैं आपको इससे भी नया, तो वो होगा ईएमएफ समीकरण। ईएमएफ तो हमने उत्पन्न कर लिया था, ईएमएफ हमने उत्पन्न कर लिया था बहुत पहले, शुरू में वीडियो में देखेंगे तो उसमें हमने ईएमएफ उत्पन्न कर लिया था। अब हम ईएमएफ समीकरण को देखते हैं। क्या ईएमएफ समीकरण, ईएमएफ समीकरण, ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो ईएमएफ समीकरण उत्पन्न करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, तो हमको सबसे पहले तो ईएमएफ का ही टर्म चाहिए, ईएमएफ का ही वर्ड चाहिए। ईजी, हम ईजी ही क्यों लिखते हैं, तो ईजी देखिए, ये कोई हमारा क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। क्या हो गया, आर्मेचर हो गया। अब इस आर्मेचर में जो हमारी उत्पन्न हुई है, प्रेरित जो उत्पन्न हुई है ईएमएफ, उसको हम ईजी बोलेंगे। इससे हम ईएमएफ को क्या करेंगे, टर्मिनल पर ला के और किसी लोड से हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो किसी लोड से जोड़ दिया जब, तो फिर यहाँ पास जो हमको मिल रही है टर्मिनल पर, इसको हम वोल्टेज बोलेंगे। लेकिन जो हमको उत्पन्न प्रेरित हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईजी बोलते हैं। ईजी का मतलब, जी का मतलब जनरेटर, ई का मतलब ईएमएफ, तो यहाँ पास हम क्या बोलेंगे, ईजी बोलेंगे। तो जो हमारी ईजी होगी, तो फिर ईजी क्या है, ईजी क्या है, तो ईजी आर्मेचर के प्रत्येक कंडक्टर में, आर्मेचर के प्रत्येक कंडक्टर में, या तो फिर आर्मेचर कंडक्टर के पथ में उत्पन्न ईएमएफ, आर्मेचर कंडक्टर लिखें या चालक, आर्मेचर चालक के पथ में, आर्मेचर के प्रत्येक पथ में, आर्मेचर चालक के प्रत्येक लिख लेते हैं, प्रत्येक मतलब पूरे, प्रत्येक पथ में उत्पन्न ईएमएफ। ओके, अब यहाँ पास हमको समीकरण में और क्या चाहिए होता है, फाई। तो फाई क्या है, तो पोल में, प्रत्येक पोल में उत्पन्न फ्लक्स। फाई क्या है, प्रत्येक पोल मतलब ध्रुव, प्रत्येक पोल में उत्पन्न फ्लक्स कहें तो अभिवाह, हिंदी में अभिवाह। फ्लक्स को हम यूनिट क्या लिखते हैं, वेबर लिखते हैं। फ्लक्स की यूनिट क्या लिखते हैं, वेबर लिखते हैं। ईएमएफ है तो वोल्ट लिख लेंगे। अब हमको और क्या चाहिए होता है, उसमें जब उत्पन्न करते हैं तो क्या करते हैं, घुमाना पड़ता है जनरेटर को प्राइम मूवर से। तो घुमाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर का आरपीएम, स्पीड बोलेंगे। तो आर्मेचर की क्या है, स्पीड है, जिसको हम किस में मेजर करते हैं, आरपीएम
एम में, आरपीएम में। कई लोग इसको रोटर पर मिनट पढ़ते हैं, तो रोटर पर मिनट नहीं पढ़ना है, रेवोल्यूशन पर मिनट पढ़ना है, रेवोल्यूशन पर मिनट पढ़ना है, इसको रेवोल्यूशन पर मिनट पढ़ना है। और यहाँ पास हमको क्या मिलता है, पी मिलता है। पी क्या होता है, पी पोल की संख्या होती है। पी क्या होती है, पोल की संख्या होती है, पोल की संख्या होती है, पी पोल की संख्या होती है। इसके बाद हमको ए मिलता है। ए क्या है, समांतर पथ की, आर्मेचर के कंडक्टर का जो समांतर पथ की संख्या है वो है हमारा ए है। तो आर्मेचर कंडक्टर के समांतर पथ की संख्या, आर्मेचर कंडक्टर के समांतर पथ की संख्या ए है। तो फिर यहाँ पास एक जेड आता है। तो जेड क्या है, तो जेड वो है आर्मेचर में जो कंडक्टर लगे हैं, कंडक्टर की कुल संख्या है। तो यहाँ समांतर पथ की संख्या है ए है, और जेड जो है तो आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या है। आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या, आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या जेड है। तो फिर फाइनली हमको जो मिलता है हमारा समीकरण, तो वो समीकरण क्या है, तो जो हमको समीकरण मिलता है तो वो समीकरण हमारा है कुछ इस प्रकार से। इस समीकरण से आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जनरेटर एक है और इसका समीकरण भी क्या है, एक ही है। तो इसको लिखेंगे फाई जेड एन पी गुणे के 6। तो ये हम समीकरण मिल गया। समीकरण यह है। ये हमको उत्पन्न कैसे होता है पहले ही बता चुका हूँ। जो उत्पन्न होता है समीकरण इसका यह है। तो इसमें जो 60 है, 60 है, तो कई लोग का प्रश्न रहता है 60 क्या है, तो 60 क्या है, जो टाइम हमने सेकंड लिया है, मिनट लिया है, तो मिनट ले सकते हैं। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, या 60 मिनट बराबर 1 आवर। तो यहाँ पास टाइमिंग समय को दर्शा रहा 60। इसमें से फाई आपको पता है क्या है, जेड भी आपको पता है क्या है, एन भी आपको पता है क्या है, एन भी, और पी भी आपको पता है क्या है, जेड ए भी आपको पता है क्या है, ई जी भी आपको पता है। तो ये चीज़ें हमको समीकरण में देखने को मिलता है। अब इसमें सवाल यह है कि हम यदि ईएमएफ को हम बढ़ाना और घटाना चाहें तो किन किन कारकों पर डिपेंड करेगा, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा यदि हम ईजी को बढ़ाना और घटाना चाहते हैं। चूँकि हमको वोल्टेज को कम ज़्यादा करना ही होता है, तो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जो हमारा आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, यहाँ पास चालक की संख्या को हम, जनरेटर चल रहा है तो उसमें हम चालक की संख्या को कम करेंगे। यदि हमको ईएमएफ करना होगा तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो हम जेड को नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जेड को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, यहाँ पास हम जेड को लिख लेते हैं। इसमें हम एफ को परिवर्तित कर सकते हैं, फाई को हम परिवर्तित कर सकते हैं। चूँकि जब अभी आपको हम जनरेटर के प्रकार पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जो आपको यहाँ पास जनरेटर होगा और यहाँ पास क्या होगा, पोल होगा इस प्रकार। तो इस पोल में जो हम बाहर से क्या देते हैं, ईएमएफ देते हैं, तो पोल की ईएमएफ को जो हम धारा दे रहे हैं, तो इस धारा से हमारी क्या हो रही, ईएमएफ उत्पन्न हो रही, यहाँ फ्लक्स उत्पन्न हो रही। तो इस फ्लक्स को हम इस बाहर की सप्लाई द्वारा हमने कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस फ्लक्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस फ्लक्स को हम एक अलग ही लिखते हैं। ये हो गया हमारा फ्लक्स। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हमने फ्लक्स को कंट्रोल कर लिया, जेड को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसको हम कोई परिवर्तन नहीं कर पाते। स्पीड, यदि हमारी जनरेटर घूम रही है तो उसको स्पीड को हम प्राइम मूवर की सहायता से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें फिर हमारा पोल, जनरेटर कोई चल रहा तो उसको हम पोल को जाएंगे निकालने, चेंज करने जाएंगे, कैसे निकालेंगे, नहीं हो पाएगा। तो इसके पोल को भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो फिर इसके
ये क्या है, समांतर पथ की संख्या। समांतर पथ मतलब उसके कंडक्टर को हम जाएंगे तो कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, निकालेंगे चलते हुए नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी हम नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को हम क्या परिवर्तित नहीं कर पाते हैं, इन चीज़ों को परिवर्तित कर पाते हैं। तो यहाँ पास हमको ईजी को क्या करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए हम क्या कर पाते हैं, इसको परिवर्तित हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ईजी को हमको परिवर्तित करने के लिए हम इसको हम परिवर्तित कर पाते हैं। तो इसको हम सीधे लिखेंगे कि इसके यह क्या है, अनुक्रमणुपाती है, यह सही है, और इसको हम परिवर्तित नहीं कर पाएंगे तो यह गलत है। तो फिर इसमें क्या करते हैं, इसको हम पूरा नियतांक मानते हैं। 60 को तो कोई है नहीं, यह एक नियतांक है, तो 60 को भी हम क्या, इन चीज़ों को पूरे को नियतांक मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, और इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, वेरिएबल मानते हैं। तो इसको हम परिवर्तन करके फाई को एन को परिवर्तन करके हम ईजी को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें हमको किसके अनुक्रमणुपाती होगा, यहाँ पास मैंने अनुक्रमणुपाती लिखा तो गलत लिखा। यदि अनुक्रमणुपाती लिखेंगे तो फिर हम यहाँ पास 1/a लिखेंगे, फिर भी हमारा ये परिवर्तित होगा नहीं, लेकिन लिखने का सही तरीका यह है। क्योंकि जब हम यहाँ पास देखेंगे कि आर्मेचर, यदि हम समांतर पथ की संख्या को क्या करते हैं, ए क्या है, ए क्या है, जो ए शब्द है तो समांतर पथ की संख्या है, तो ए को हम यदि क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसकी क्या होगी, ईएमएफ घट जाएगी। चूँकि यह व्युत्क्रम है, बाकी सबके क्या है, यह अनुक्रमणुपाती है। तो यहाँ पास हम देखते हैं ई जी और ई प्रोपोर्शनल इसको लेते हैं, फाई एन को लेते हैं, तो हम एन को बढ़ाएंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारी ई जी क्या होगी, बढ़ेगी। फाई को बढ़ाएंगे तो हमारी ई जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसके क्या होता है, यह अनुक्रमणुपाती होता है, अनुक्रमणुपाती होता है। तो इसको जो हम लिखते हैं, तो ये चीज़ आपने पूरा नोट कर लिया होगा, नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पास लिखते हैं कि जो हमारा ई जी है, इसमें जो हमारा स्थिर होता है, स्थिर, स्थिर हमारा जो स्थिर है तो वो क्या क्या है हमारा, जेड पी ए, जेड पी ए स्थिर है। और इसमें से परिवर्तित कौन हो सकता है, परिवर्तित, तो परिवर्तित इसमें से होगा फाई एन। इसको परिवर्तित करके हम क्या कर सकते हैं, ईजी को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके अनुक्रमणुपाती होता है, क्या होता है, इसके अनुक्रमणुपाती होता है। तो जो ईजी होगा फाई एन के अनुक्रमणुपाती होगा। इसी को घटा बढ़ाकर हम ईएमएफ को क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे, ये स्थिर हो जाएगा। ओके, तो रनिंग अवस्था में इनको हम परिवर्तित करके ईएमएफ को परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं इस समीकरण के माध्यम से कि ईजी बराबर फाई जेड एन पी 2 कैसे लिख दिया, ए। यदि हम बात करते हैं इसी में लैप बाइंडिंग की, तो यदि हम लैप बाइंडिंग की बात करते हैं तो लैप बाइंडिंग में जो पोल की संख्या होती है वो आर्मेचर की संख्या के समांतर पथ की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। जो आर्मेचर समांतर पथ की संख्या है वो पोल की संख्या के बराबर होती है। या तो फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो पोल की संख्या P बराबर A या फिर A बराबर P, तो यह दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को बराबर होते हैं, A बराबर P होते हैं। तो एक जगह यदि हम P लिखते हैं, कौन सी कंडीशन में, लैप बाइंडिंग की कंडीशन में, लैप बाइंडिंग की कंडीशन में, तो यह दोनों आपस में कट जाएगा। तो फिर हमारे पास बचेगा क्या, तो फाई बचेगा, जेड बचेगा, एन बचेगा, और वो कटी गया है, और 60 बचेगा। तो हमारे पास इतना देखने को मिलता है, इतना मिलेगा लैप की कंडीशन में। तो फिर वेव बाइंडिंग की कंडीशन में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, वेव बाइंडिंग में क्या होता है, वेव बाइंडिंग में क्या होता है, तो यहाँ पास हम यदि वेव की बात करें, तो वेव की बात करें तो हम जो वेव होता है
तो वेब में ई बराबर ई जी फाई जेड एन पी 60, और वेब में जो होती है तो वो आर्मेचर समांतर पथ की जो संख्या होती है तो वो कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पास हमने 2 रख दिया, 2 रख दिया। यदि पोल की संख्या भी क्या है हमारी 2 है, वेब बाइंडिंग में यदि पोल की संख्या भी क्या है 2 है, तो यह हो जाएगा कट हो जाएगा। तो हमको देखने को क्या क्या मिलता है, हमको देखने को मिलेगा जो, तो एक दूसरे का जो ईएमएफ है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसका हमको लिखने का तात्पर्य यह था कि यदि 2 पोल की क्या है हमारी, 2 पोल का लैप बाइंडिंग हो या वेब बाइंडिंग हो, यदि 2 पोल का जनरेटर है तो उसमें उत्पन्न होने वाली ईएमएफ चाहे वह लैप हो और चाहे वह वेब बाइंडिंग हो, चाहे वो लैप बाइंडिंग हो और चाहे वह वेब बाइंडिंग हो, वह दोनों में उत्पन्न ईएमएफ क्या होगी, समान होगी, वह बराबर होगी। कब, जब 2 पोल की क्या हो, जनरेटर हो। यदि 2 पोल से ज़्यादा जनरेटर हम रखते हैं किसमें, वेब बाइंडिंग में, तो फिर क्या होगा, तो यह देखते हैं। यदि हम रख लेते हैं वेब में 4 पोल रख लेते हैं, कितना, 4 पोल का जनरेटर रख लेते हैं, लैप में भी और वेब बाइंडिंग में भी, तब क्या होता है देखते हैं। तो जब हम पोल की संख्या क्या रख दिए, 4 रख दिए, तो इसमें हम फाई जेड एन पोल की संख्या कितना रख दिए हमने, यहाँ पास 4 रख दिए, 4 रख दिए। तो जितनी पोल की संख्या होगी उतनी ही क्या होगी, समांतर पथ की संख्या होगी। यह लैप बाइंडिंग की शर्त है, तो इसमें हमने 4 रख दिया बाई 60। अब हम वेब बाइंडिंग में देखते हैं, तो वेब बाइंडिंग में हमने पोल की संख्या कितनी रखी है, पोल की संख्या हमने वेब बाइंडिंग में 4 ही रखी है। तो कैसे, ई जी बराबर फाई जेड एन, पोल की संख्या कितनी रखी है, 4 रखी है, लेकिन समांतर पथ की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो हमने यहाँ पास 2 रख दिया। हम बताने यह जा रहे हैं कि यदि 4 पोल रख देते हैं, जैसे मैंने बोला कि 2 पोल दोनों में है, चाहे लैप हो चाहे वेब हो, यदि 2 पोल है तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होगा, समान होगा। यदि 2 पोल से ज़्यादा हम रखते हैं वेब बाइंडिंग में और लैप बाइंडिंग में है, तो फिर इसमें उत्पन्न कितनी होगी और इसमें उत्पन्न कितनी होगी, यह चीज़ हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो इसमें यदि हम 2 से ज़्यादा 4 रख दिए पोल लैप बाइंडिंग में और वेब बाइंडिंग में भी 4 रख दिए, तो 4 रखने पर इसमें क्या हुआ, समांतर पथ की संख्या पोल की संख्या के बराबर है तो कट गई। इसमें पोल समांतर पथ की संख्या 2 होती है और पोल की संख्या 4 रखा मैंने, तो 4 ही रह गई, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पास 2 मिला। तो सीधा सा हमको जो देखने को मिला, ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसको हमने काट दिया। तो यहाँ पास हमको कितना मिला, ए जी बराबर यहाँ पास हमको इतना मिला मान लेते हैं, या मान लेते हैं 1 मिला, कट गया तो 1 मिला। तो फिर हमको वेब में कितना मिला, ए जी बराबर हमको यहाँ पास ये कितना मिला, 2 मिला, ए जी बराबर 2 मिला, तो यहाँ पास हमको ज़्यादा मिला। तो सीधी सी बात यह है कि यदि 2 से अधिक यदि हम पोल की संख्या रखते हैं वेब बाइंडिंग में, तो फिर हमको उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वोल्टेज हमको वेब बाइंडिंग में ही ज़्यादा मिलती है, तो उत्पन्न वोल्टेज ही ईएमएफ है, तो वोल्टेज का मान हमको क्या होगा, वेब बाइंडिंग में ज़्यादा मिलेगा। कब, जब हम 2 से अधिक पोल की संख्या रखते हैं। यदि 2 ही रखते हैं तो फिर चाहे लैप करें बाइंडिंग चाहे वेब करें बराबर मिलेगा, 2 से अधिक रखते हैं तब जाके हमको यह मिलेगा। ओके, तो यह चीज़ आपने थोड़ा सा अंतर समझा होगा। अब इसमें इस न्यूमेरिकल की सहायता से कुछ हमको क्वेश्चन भी देखने होंगे, इस न्यूमेरिकल की सहायता से कुछ हमको क्वेश्चन भी बनाने होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें से। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कुछ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही जो आते हैं वो उसी टाइम ज़्यादा लेते हैं। इसमें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, 6 पोल की संख्या के लिए लैप तथा वेब बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ का अनुपात बताइए। क्वेश्चन रहेगा 6 पोल की संख्या के लिए
लैप तथा वेव बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ का अनुपात बताएं। बताइए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? 6 पोल की संख्या के लिए लैप तथा वेव बाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ का अनुपात बताइए, रेशियो बताइए। बनाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण लिखने के लिए एक हम लैप बाइंडिंग का समीकरण लिखेंगे और एक हम वेव बाइंडिंग का समीकरण लिखेंगे। तो जो समीकरण लिख रहे हैं हम, Eg बराबर, पहले हम लीप पे लिख लेते हैं। तो Eg बराबर हमारा होगा Eg बराबर फाई ZNP होगा 60 गुणे A। अब हम यहाँ पास दूसरा समीकरण लेते हैं, फाई ZNP 60 यहाँ पास A होगा। तो हमारा लैप में जो A होगा वो P के बराबर होगा। लैप में हमारा A होगा जो P के बराबर होगा। और वेव में हमारा जो यहाँ पास A होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो हमको A क्या किया है, दे के रखा है। A हमको यहाँ पास P हमको दे के रखा है। तो P का मान कितना है, P का मान है यहाँ पास 6 ले लेते हैं। P का मान हमको 6 दिया है, यहाँ पास 6 लिए। और यहाँ पास भी P का मान क्या है, 6 है। P का मान कितना दिया है, 6 दिया है। A का मान हमको 2 होता है, ये हम जानते हैं। ये दोनों समान हैं, कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 6/6 और यहाँ 6/2। यहाँ पास ऊपर वाली संख्या इस ऊपर वाली संख्या से कट जाएगी और यहाँ पास बचेगी क्या, फिर हमारा 2:6 कहें तो 1:3, 1:3। तो यदि 2 से अधिक है, हमने पोल की संख्या 2 से अधिक यानी 6 रखा, तो लैप में देख रहे हैं कि 1 वोल्ट मिल रही है यदि, तो फिर हमारी वेव में 3 वोल्ट मिल रही है, मतलब अधिक मिल रही है। 2 रखते तो फिर कितना होता, 2 रखते तो पूरे में समान ही होता, बराबर ही मिलता। 2 रखते तो यहाँ पास हम 2 रख के देख लिए, तो जितनी आर्मेचर की संख्या होगी उतनी समांतर पथ, सॉरी जितनी पोल की संख्या होगी इतनी आर्मेचर होगी। ये तो 1:1 आ जाता, 1 आ जाता, दोनों बराबर मिलता। यदि हम 6 रखे हैं तो फिर हमारी वेव में ज़्यादा मिल रही है। तो आपका करेक्ट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर और क्वेश्चन देख लेते हैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक डीसी जनरेटर को 1000 आरपीएम पर घुमाने पर कितना हमको ईएमएफ मिल रहा, 400 वोल्ट मिल रहा। तो उसी जनरेटर को यदि हम कितना 600 आरपीएम पर घुमाते हैं, उसी जनरेटर को हम 600 आरपीएम पर घुमाते हैं, तो फिर हमको कितना वोल्ट मिलेगा। घुमाने पर घुमाते हैं तो कितना वोल्ट मिलेगा, कितना वोल्ट मिलेगा, इसको आपको बनाना है। तो वही समीकरण पहले हम लिखते हैं। समीकरण को हमको ये पता होना चाहिए कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हमारा
Eg है अनुक्रमणपाती होता है फाई। तो समीकरण एक हो गया फाई 1 n1। जो Eg2 है इसको हम ले लेते हैं फाई 2 n2 समीकरण 2। हमको एक समीकरण पता है और एक समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो हमने पहले क्या किया, Eg हमारा कितना उत्पन्न हुआ 400 वोल्ट। हमने कितना घुमाया था, यहाँ पास हमको n की ज़रूरत है, f फाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फाई को हम नहीं लिखते। बस इतना समझ जाते हैं कि इसके अनुक्रमणपाती होता है, अनुक्रमणपाती होता है, इसके अनुक्रमणपाती होता है। तो इसमें से हमको क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। तो पहले हमको Eg2 Eg1 n2 n1 का अनुपात ले लेते हैं। Eg2 का मान कितना है हमको नहीं पता, हमको ज्ञात करना है। Eg2 बराबर हमको ज्ञात करना है। तो फिर हमको Eg1 का मान पता है, कितना वोल्ट उत्पन्न कर रहा है, शुरू में 400 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पास हम 400 ले लेते हैं। अब हमको n2, हम दूसरे राउंड में कितना घुमा रहे हैं, पहले 1000 घुमा रहे थे, अब दूसरे राउंड में 600 RPM घुमा रहे हैं। तो हम 600 RPM घुमा रहे हैं, पहले हम शुरू में 1000 RPM घुमा रहे थे। तो हमको इस प्रकार से Eg2 का मान निकल आएगा। तो इसको निकालते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 छन 24, 1 0 1 0। तो यहाँ पास Eg2 बराबर हमारा ये निकल आया। तो जो हम क्या कर रहे थे, 1000 से हमने घटा दिया, घुमाना 600 कर दिया। तो 1000 पर 400 दे रहा था, 1000 से घुमाना कम कर दिया तो हमको 600 देने लगा। तो 600 घुमा रहे हैं, तो 600 घुमाने पर हमको 240 वोल्ट दे रहा। तो हमने क्या किया, वहाँ पास स्पीड को कम किया, उसके अनुक्रमणपाती है, स्पीड को कम किया तो हमारी EMF भी कम हो गई। हमको ये देखने को मिला यहाँ पास। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया नोट? ओके। क्वेश्चन जो रहेगा, 4 पोल वेव बाइंडिंग जनरेटर में स्लॉट कितने स्लॉट, 51 स्लॉट, 20 चालक, 51 स्लॉट, 20 चालक, 17 कंडक्टर, 20 कंडक्टर, 20 कंडक्टर है। और यदि प्रत्येक पोल की फ्लक्स 20 कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में, 20 कंडक्टर में, प्रत्येक कंडक्टर में हमको जो फ्लक्स मिल रही, तो फ्लक्स कितनी है, 7 मिली वेबर है, 7 मिली वेबर है। तो हमको इसमें क्या करना है, उत्पन्न EMF का मान ज्ञात करना है, उत्पन्न EMF का मान ज्ञात करना है। और इसको हम यदि 1500 RPM पर क्या करते हैं, घुमाते हैं, 1500 RPM पर घुमाते हैं, तो इसमें उत्पन्न EMF ज्ञात करना है, उत्पन्न EMF ज्ञात करना है। समीकरण को रखिए, फटाफट इसको निकाल दीजिए, इसको फाड़ दीजिए क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने समीकरण को रखे, समीकरण, चूँकि हमको क्या उत्पन्न करना है, EMF को निकालना है, तो EMF का हमको समीकरण पता होना चाहिए।
तो 5ZNP60A। अब हमको कैसे पता चल रहा कि क्या है, लैप है कि वेब है, तो हमको क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पास हम ईजी हमको निकालना ही है। फाई का मान कितना दिया है, फाई का मान 7 मिली वेबर। तो 7 मिली वेबर को हम क्या करेंगे, मिली में हम चेंज करेंगे। तो मिली कितना होता है, 10⁻³ होती है मिली। जेड क्या है, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या। तो हमारे पास जो स्लॉट है, एक स्लॉट है, ये हमारा एक स्लॉट हो गया। ओके, एक स्लॉट हो गया। अब एक स्लॉट में कितने हैं, एक स्लॉट में हमारे 51 कंडक्टर हैं। कितने हैं, 51 कंडक्टर हैं। एक स्लॉट हो गया, एक स्लॉट में 20 कंडक्टर हैं। उसी प्रकार से कितने स्लॉट हैं, 51 स्लॉट हैं। तो उनका हम गुणा कर देंगे तो हमको निकल आएगा। तो 51 गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 51 स्लॉट है और एक स्लॉट में कितने कंडक्टर हैं, 20 कंडक्टर हैं। ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। जैसे आपने एक व्यक्ति ने एक रोटी खाया और एक रोटी एक व्यक्ति ने खाया, और उसी प्रकार से एक एक रोटी 5 व्यक्ति ने खाया। तो एक रोटी खाया तो 5 व्यक्ति से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका निकल आएगा। तो 51 कंडक्टर हैं, 51 स्लॉट हैं और एक स्लॉट में 20 कंडक्टर हैं। तो उसको आपस में गुणा कर देंगे आप। तो हमारा जेड निकल आया। और यहाँ पास एन, तो एन कितना है, 1500 है। पी कितना है, पी 4 है। 60 नीचे है और यहाँ पास क्या है, वेव है, वेव है तो 2। अब इसको काटिए। जो क्वेश्चन आपको आएगा ना, ज़्यादा काटने के ऊपर ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कट जाएगा उतना ही इजी हो जाएगा। 0 से 0, 2 तिहाई 6, तो यहाँ 2 हो गया। 3 5 15, नहीं 17 तिहाई 51, 17, तो यहाँ पास हो जाएगा 17, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51 हो गया। 2 यहाँ पास बचा 2, इसका इससे गुणा भी हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 3000 बचेगा। और क्या बचा हमारे पास, 17 बचा। और क्या बचा, 10 -3 बचा। -3 है ऊपर, तो इसको हम लाएंगे नीचे। नीचे लाएंगे तो कितना होता है, 1000 होता है, 1000 होता है। तो ये हमारा इस प्रकार से हो गया। 3 शून्य 3 शून्य कैंसिल, तो बचेगा कि हमारे पास 3 बचेगा, 17 बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पास 7 त्रिक 24 या फिर 17 तिहाई 51, 51 सत्ते 51 सत्ते, 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो 357 वोल्ट। तो हमारी जो EMF उत्पन्न हुई कितनी हुई, 357 वोल्ट हुई। तो EG बराबर 357 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर का हम विभाजन करने वाले हैं, प्रकार टाइप देखेंगे, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें हम मिलते हैं। ठीक है, गुड डे। सभी का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। ओके, बाय बाय।